हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज अपन जो क्लास अपनी 10th का अपन क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर अब आज अपन करेंगे, क्योंकि इतने सारे मैंने क्वेश्चन आंसर आपको करा दिए। देखो ऊपर पूरे जो भी अपन के बुक में पीछे में आते हैं या फिर जो एक्सरसाइज के पीछे दिए हुए हैं, जो कोई भी नहीं, जिनके आंसर भी नहीं मिलते, उन वो सारे मैंने आपको करवा दिए हैं। अब अपन इसी चैप्टर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वो इस नोट्स में मैंने इंक्लूड करे हैं। अब अपन देखेंगे कि जो दो प्राकृतिक संसूचकों या फिर सूचकों के नाम लिखिए। अब अपने को पता है जो लिटमस पेपर होता है और हल्दी होती है वो प्राकृतिक सूचक होते हैं। और प्राकृतिक सूचक किसको बोलते हैं? जो कि अपन को प्रकृति से प्राप्त हुए हो। जैसे कि हल्दी प्राकृतिक होती है, पौधों की जड़ों से प्राप्त होती हैं। और लिटमस पेपर भी अपने को इसमें लाइचेन से प्राप्त होता है अपने को, इसलिए ये प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। दो संश्लेषित सूचक, संश्लेषित मतलब मेन मेड, जो मेन के द्वारा बनाए गए, जो लैब में प्राकृतिक रूप से नहीं बनाए जाते, जो लैब में निर्मित हो वो संश्लेषित कहलाते हैं। मेथिलोरेज और फिनोप्थलीन, जो ये दोनों हैं, ये क्या होते हैं? ये लैब में बनाए गए होते हैं या फिर मानव द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए इसको संश्लेषित कहते हैं या फिर मैन मेड। कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, उन्हें क्या कहते हैं? जो गंध की नाम आ गए ना, गंध आ गया। जिन जो अम्ल में डालेंगे तो कुछ अलग गंध आएगी, क्षारीय माध्यम में डालेंगे तो उसकी अलग गंध आएगी, तो उनको गंधीय सूचक कहते हैं। उससे अपन को पता चलता है कि ये अम्ल है और ये क्षार है। अम्ल के अवशिष्ट के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है, हाइड्रोजन गैस निकालता है, उस यौगिक को क्या कहते हैं? उसको अपन लवण कहते हैं। अब अपने को पता है जो अम्ल होता है वो अवशिष्ट जो भी होता है उसके साथ मिलकर एक धातु का यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो जो धातु का यौगिक मिला बनता है वो लवण होता है। अपने को पता है अम्ल प्लस धातु, धातु का यौगिक प्लस हाइड्रोजन गैस निकलती है। अम्ल के अवशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकालता है, इस यौगिक को क्या कहते हैं? उसको लवण कहते हैं। अपने को पता है जो अम्ल होते हैं वो धातु के साथ मिलकर एक यौगिक बनाते हैं जिनको लवण और हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। अम्ल और क्षार मिलकर तो अम्ल और लवण और जल बनाते हैं, वो उदासीनीकरण का प्रोसेस हो जाता है, ये अलग है। कैल्शियम कार्बोनेट के विविध रूपों के इसमें अपन अच्छे से पढ़ेंगे। अब देखो ये तीनों एक ही है, ये इनका सूत्र है ये, और ये चमक, इनको चमक के लिए माना जाता है कि जो भी दीवार के ऊपर पेंट सफ़ेदी करते हैं उसके बाद चमक का सूत्र लिखे तो CaCO3 को चमक का सूत्र कहते हैं। ठीक है, ये इसका 5 जो क्वेश्चन अपना, इसका आंसर ये हो गया। अब अपन दूसरा देखते हैं कि CaO क्या होता है। मैंने पहले भी आपको बताया था, CaO होता है बिना भुजा चूना और CaOH2 होता है अपना भुजा हुआ चूना। क्यों? क्योंकि इसमें H2 आ गया, पानी आ गया, इसे बुझ गया ये, और ये बिना भुजा है। इनमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, आप अच्छे से 2-3 बार रिवाइज करना, हो जाएगा अपने। ये तो हो गया अपना बिना भुजा, और ये भुजा हुआ चूना, ये भुजा चूना। ठीक है, ये बुझ गया। और अब बोल दे कि सफ़ेदी के लिए तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो सफ़ेदी के लिए बोलते हैं कि जो भी पेंट किया जाता है सफ़ेदी है तो उसका क्या सूत्र है, तो CaOH2। और चमक के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, ये वाला। और ये तो अपने का जो कच्चा पदार्थ होता है, इसको बनाने के लिए इसमें पानी मिलाएंगे ना तो ये बन जाएगा। चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का सफ़ेद अवशेष और जल प्राप्त होता है। अब देखो 3 रिएक्शन है, इस अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। जो भी वाइट प्रेसिपिटेशन बनता है वो क्या है? अत्यधिक मात्रा में CO2 अगर प्रवाहित कर दे तो क्या होगा? अब अपन देखते हैं पहली अभिक्रिया इसमें क्या है कि इस अभिक्रिया का समीकरण मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब ये क्या है? अपने को पता है ये बुझा हुआ चूना है, इसमें अपन ने क्या मिला दिया? कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करी, तो क्या बन गया? कैल्शियम कार्बोनेट और जल। सेकंड है कि इस जो भी सफ़ेद ये वाला बना है ना, इसका नाम क्या है? इसको कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ये सफ़ेद कलर का होता है, इसका सफ़ेद अवक्षेप बनता है। अवक्षेप अपने को आपको पता है, जो भी अपन छानते हैं तो जो भी सॉलिड होता है वो उस छलनी में यहाँ पे रह जाता है, उसको अवक्षेप अपन कहते हैं। जो अविलय रहता है वो उसको अवक्षेप कहते हैं।
अपन कुछ जल में मिलाने के बाद जो भी जल में अविलय रहता है उसको अवक्षेप कहते हैं। तीसरा है कि अत्यधिक मात्रा में अगर अपन को अभी जो ये CO2 अपन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा देर अपन करवाते रहे अगर, तो क्या होगा, तब जल में विलेयशील ये बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है। ये इम्पोर्टेंस है ये, क्योंकि एग्ज़ाम में ये तो इजी है, जो मतलब पूछे ही जाते हैं, जो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। अम्ल और क्षार की आपसी अभिक्रिया, अपने को मैंने अभी ऊपर वाले एग्जाम्पल में बोला था कि जो अम्ल और क्षार होते हैं वो मिलके क्या करते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इसमें कोई भी गैस, हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। जब उदासीनीकरण हो जाती है तो ना अम्ल का प्रभाव रहता है ना ही क्षार का, वो उदासीन रहता है। 7 इसकी pH रहती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया लिखी अम्ल और क्षार की आपस की अभिक्रिया जिसमें लवण और जल प्राप्त होता है और वे एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। इस प्रक्रिया को अपन या फिर इस अभिक्रिया को अपन उदासीनीकरण कहते हैं। क्षार, अम्ल प्लस लवण प्लस जल, और ये क्रियाकारक है दोनों इधर साइड के, ये दोनों उत्पाद है। उत्पाद और क्रियाकारक का द्रव्यमान संरक्षण का नियम के हिसाब इनके दोनों के जो भी परमाणुओं की संख्या है वो बराबर रहनी चाहिए। 9th क्वेश्चन है कि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति क्या होती है। अपने को पता है जो धातु है ना, धातु के कोई भी ऑक्साइड होंगे तो उसकी प्रकृति क्षारीय होगी, और जो अधात्विक की प्रकृति होगी वो अम्लीय होगी। अब मैंने इसको ऐसे याद किया था कि जो है आगे आया हुआ अधात्विक अम्लीय, कोई भी अधात्विक है जैसे कि सल्फर, ये ऑक्सीजन, जो भी अधातु हैं, जो मेटल नहीं है, वो सारे क्या है, अधात्विक कहलाते हैं। तो जो अधात्विक के ऑक्साइड होते हैं वो क्या बनते हैं, वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। उनकी नेचर जो होती है वो अम्लीय होती हैं। वो अम्लता की पहचान कराते हैं, वो अम्ल वाले गुण प्रदर्शित करते हैं। और ये हो गया धात्विक। जो भी धातु होती है जैसे कि Fe2O3, ये बन गया अपने, ये क्या बन गया, ये धातु का ऑक्साइड है क्योंकि इसमें धातु है Fe। ये जो धातु का अपने ऑक्साइड है, ये इसकी जो प्रकृति होगी, इसकी नेचर होगी, वो सारी गुण दर्शाते हैं। ये अर्थात इनकी प्रकृति सारी होगी, ये सार के अंदर इंक्लूड इनको करेंगे। इनमें जो भी गुण होंगे वो सार वाले होंगे। तो धात्विक तो जो धातु के ऑक्साइड होंगे उनको सारी प्रकृति को होते हैं वो, और अधात्विक के ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। जैसे कि CO2, ये अम्लीय प्रकृति की होती हैं। पीतल और तांबे के बर्तनों में दही और खट्टे पदार्थ नहीं रखने चाहिए। दही और खट्टे पदार्थ की प्रकृति अम्लीय होती है। अपने को पता है अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं। लैक्टिक अम्ल जो होता है वो स्वाद में, ये जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। इसमें उपस्थित अम्ल पीतल और तांबे से तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं और बर्तन को नष्ट कर देते हैं। अर्थात जो भी पीतल और तांबे के बर्तन होते हैं उसमें जो भी पीतल और तांबा है, कॉपर है, वो धीरे धीरे संक्षारण होने लगते हैं, और उसमें साथ में जो भी दूध दही है उनमें साथ में मिल जाते हैं, इसीलिए वो दही और दूध वो भी खराब हो जाते हैं। धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामने तक कौन सी गैस निकलती, मैंने ये बहुत ज़्यादा अच्छे से बताया आपको कि जो भी धातु होती है वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालती हैं, और जो भी धातु होती है उसके साथ धातु का लवण बनता है। ये लवण है और ये गैस है, और ये धातु है और ये अपना HCl है, अर्थात ये अम्ल है। HCl अम्ल और धातु, ये जैसे लिखा हो वही करना आपको। धातु हो गई Mg, धातु हो गई अपनी Mg, अम्ल हो गया ये, और हाइड्रोजन गैस ये निकल गई और लवण बन गया। और हाइड्रोजन गैस की पहचान क्या बताई थी मैंने आपको, जो भी जलती हुई मोमबत्ती इसके पास ले जाएंगे, इसकी टेस्ट ट्यूब के पास, तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस गैस की उपस्थिति की पहचान के लिए जब हम जलती हुई मोमबत्ती इस गैस के पास ले जाते हैं तो पट पट या फिर पॉप की ध्वनि सुनाई देती है। जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं। अब अपने को पता है जो भी जल में घुल जाते हैं उनको तो क्षार कहते हैं। जो जल में नहीं घुलते उनको क्षारक कहते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, क्षार और क्षारक। जो जल में घुलनशील होते हैं उनको अपन क्षार कहते हैं, और जो जल में अघुलनशील रहते हैं वो क्षारक कहलाते हैं।